नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेज में। तो सामान्य हिंदी की क्लास में हम समास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बच्चे हम अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास के सभी 6 और प्लस नए तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे। आज की क्लास की हेडिंग लगाइए बच्चे कर्मधारय समास। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको विवाद बताया कि विवाद भी है, तो कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है आपको कि कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज हेडिंग, तीसरे नंबर की हेडिंग लगाइए आप, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब मैंने आपसे बताया बच्चे, जैसे कि आप भी जानते हैं कि कोई भी समास जितने भी पदों से बना होता है, 2 या 2 से अधिक पदों से बना होता है, उस समस्त पद कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? समस्त पद कहा जाता है। और समस्त पद की अगर मैं बात करूं तो समस्त पद में क्या होता है? एक होता है पूर्व पद, एक होता है पूर्व पद। यानी कि जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद होता है उसे दूसरा पद या उत्तर पद या बाद वाला पद कहा जाता है। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चे। अब यहाँ मैं बात करूँ कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है बच्चे, वो क्या होता है? वो अप्रधान होता है। क्या होता है? अप्रधान होता है। अप्रधान कोई दूसरा शब्द क्या लिखा मिल सकता है बच्चे? गौण होता है। गौण होता है। जैसा कि मैंने तत्पुरुष समास पढ़ाते समय भी बताया था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसीलिए कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए उसे जो है तत्पुरुष समास के उपभेद भी माना जाता है, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को। तो उत्तर पद कैसा हुआ? तो आपने कहा प्रधान पद हो गया, प्रधान, या प्रधान को ही हम क्या बोल सकते हैं? मुख्य पद भी बोल सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपका आंसर क्या आया बच्चे? आपने आंसर दिया कि कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे आपको कि निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, या किस किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, या किस किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है बच्चे कि वो कितना ही घुमा के हमसे पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सारे कंसेप्चुअल इतनी क्लियर हैं कि क्वेश्चन संभव ही नहीं है कि गलत हो जाए। अगर वो किसी भी रीजन से गलत हो रहा है तो वो हमारी खुद की गलती से गलत हो रहा है। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। आजकल जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे, उसमें कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ कि पूर्व पद और उत्तर पद में क्या संबंध होता है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे, पूर्व पद जो है वो विशेषण की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? विशेषण की तरह काम करता है, यानी कि ये विशेषता बताने वाला शब्द होगा। तो जिसकी विशेषता बता रहा होगा वो उत्तर पद होगा। तो उत्तर पद किसकी तरह काम करेगा? तो आप कहोगे विशेष्य की तरह काम करेगा। विशेष्य की तरह काम करेगा बच्चे। ठीक है, अब जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन उपमान और उपमेय के संदर्भ में उसे क्या कहा जाता है? तो आपने कहा उसे उपमान भी कहा जाता है। उपमान का मतलब जो उसकी उपमान, जो उसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम उपमान बोलते हैं। अब उपमान के संदर्भ में ये क्या होगा बच्चे? तो आपने कहा ये उपमेय होगा। क्या होगा बच्चे? ये उपमेय होगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। क्लियर है बच्चे? अब एक चीज़ और समझते हैं बच्चे, इसमें एक चीज़ क्या समझते हैं हम, इसकी पहचान अगर हम करें, अगर मैं पहचान करूं, तो जब आप इसकी पहचान करोगे बच्चे तो इसमें एक चीज़ याद रखना। जैसे ही आप, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मैंने कहा नील गगन। क्या कहा मैंने? नील गगन। अब आप जैसे ही इसका समास विग्रह करोगे तो कैसे करोगे बच्चे? तो आप लिखोगे नीला है जो गगन। नीला है जो गगन। नीला है जो गगन। अब आपको पहचान में एक संदर्भ आ गया बच्चे कि यहाँ आपको दिखाई देगा कि अगर आप
कर्मधारय समास के किसी समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में है जो आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? है जो आ जाएगा। एक और समझना बच्चे, मैंने कहा चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो आप इसे कैसे तोड़ोगे बच्चे? आप इसे तोड़ोगे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की है बच्चे, जब भी जो है आप कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य में है जो या के समान। कहीं कहीं आप देखेंगे के समान आ रहा है, कहीं कहीं आप बच्चे देखेंगे कि इस तरह से भी मिलता है। जैसे मान लो एक उदाहरण दिया, देह रूपी, देहलता लिखते हैं, उदाहरण है एक देहलता। ध्यान से समझना बच्चे, देहलता। तो हम इसे दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे इसे तोड़ेंगे कि देह के समान लता, देह के समान लता, लता यानी कि बेल। और कुछ तोड़ेंगे बच्चे इसे देह रूपी लता, देह रूपी लता, इस तरह से बच्चे। तो यहाँ एक बात समझने में ये आई कि कर्मधारय जो समास होगा, जब भी हम उसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में है जो आ सकता है, के समान आ सकता है, या रूपी शब्द आ सकता है। आपने यहाँ देखा नील गगन, नीला है जो गगन। तो अगर मैं इसे यहाँ कह रहा हूँ कि ये पूर्व पद है बच्चे, पूर्व पद है, और गगन जो है उत्तर पद है, तो दोनों पदों के बीच में क्या आ गया? है जो। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा क्या है? पूर्व पद, और मुख क्या है? उत्तर पद। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ दोनों पदों का जैसे ही विग्रह किया तो क्या आ गया उनके बीच में? के समान। और अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चे देह लता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो देह के समान लता। तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में क्या आ गया? तो आपने कहा के समान। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ देह रूपी लता, देह रूपी लता, कि देह के समान, रूपी का मतलब के समान ही तो होता है। तो आपने कहा इसके बीच में क्या आ गया? पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में रूपी आ गया बच्चे। तो पहचान क्या निकल कर आई? पहचान ये निकल कर आई कि कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान, है जो या रूपी जैसे शब्द आते हैं। ये आप पहचान कर सकते हो। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों पहचान नोट कर लेते हैं। पहचान नोट कर लिए, मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर पहचान। क्या पहचान है? तो आपने कहा कि समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच है जो के समान या रूपी जैसे शब्द दिखते हैं, जैसे शब्द दिखते हैं, जैसे शब्द दिखते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो अभी हमने समझा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि दोनों के बीच में क्या जाएगा? है जो। दोनों के बीच में क्या जाएगा? के समान, या के समान की जगह वो क्या दे सकता है? रूपी शब्द दे सकता है। अब जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उदाहरण देखिए बच्चे। अगर मैं एक मैंने अभी दिया है, जैसे आपने कहा नील गगन, नील गगन। अब अगर बच्चे आप नील गगन का जो है विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो आपने कहा नीला है जो गगन, इस तरह से ही करेंगे ना, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। तो आपने कहा दोनों पदों के बीच में क्या आया? तो आपने कहा है जो। आपने कहा परम आनंद, परमान,
इसे ऐसे भी लिखते हैं परमानंद। जब परम आनंद जुड़ता है तो दोनों क्या बन जाते हैं बच्चे, परम आनंद। आप में याद होगी आपको समास की क्लास में मैंने संधि और समास में बताया था कि समास और संधि कैसे होता है। कोई कोई शब्द संधि और समास दोनों हो सकते हैं उसमें, किसी शब्द में केवल संधि हो सकती है और किसी शब्द में केवल समास हो सकता है। अगर आप क्लास पढ़ेंगे संधि वाली या इस वाली तो आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो परमानंद में कैसे लिखेंगे बच्चे, तो परमानंद में क्या लिखेंगे, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। तो क्या आया बच्चे बीच में, तो आपने कहा है जो, आया नहीं, है जो। क्लियर है बच्चे। और देखो जैसे मैंने कहा श्वेतांबर, क्या क्या है बच्चे, श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब श्वेतांबर का अगर विग्रह करोगे आप तो क्या लिखोगे, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। अब श्वेत है जो अंबर, अंबर माने क्या होता है बच्चे, अगर मैं अंबर की बात करूं तो अंबर माने होता है वस्त्र, ठीक है। यहां अंबर का मतलब आकाश से नहीं है, तो है जो। तो आप देख रहे हो बीच में क्या आ रहा है जो। और देखो उदाहरण, आपने कहा अंधकूप, क्या कहा आपने, अंधकूप। तो अगर अंधकूप का आप जो है विग्रह करते हो तो किस तरह से तोड़ोगे बच्चे, आपने कहा अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप, उसे बोलते हैं अंधकूप, अंधा है जो कूप। और देखिए महादेव, महादेव, तो महादेव में कैसे तोड़ते हैं आप, तो आप कहोगे महान है जो देव, महान है जो देव। तो आपने देखा क्या आया बीच में, तो आपने कहा है जो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि महादेव तो शिव को बोलते हैं, और अगर महादेव के लिए कोई तीसरा ही शब्द आ गया तो इसका मतलब वो तो बहुब्रीहि समास है। या यहाँ भी अगर हम बात करें श्वेतांबर में, तो यहाँ भी आप देखिए परमानंद में, तो जब बहुब्रीहि समास हम पढ़ेंगे ना बच्चे, तो कर्मधारय समास से हम इसके कंपेयर, तुलना करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप महादेव की बात करें, महान है जो देव, तो हमने कहा कौन है भाई जो महान है जो देव, तो आपने कहा शिव है, भगवान शिव को कहा जाता है महादेव। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो कहाँ हमें बहुब्रीहि समास मानना है इसको, कहाँ जो है हमें इसे कर्मधारय समास मानना है। जब बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे तो इसकी सारे विवाद जो है हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चे। और देखिए आपने कहा पीताम्बर, कहते हैं ना भगवान कृष्ण को पीताम्बर, इस तरह से। अब अगर मैं इसे तोड़ूं, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, जो वस्त्र। अब सारों में देखो बच्चे, सारों में पीला है जो वस्त्र। अब अगर हम इसे ऐसे तोड़ते, पीला है जिसका वस्त्र, तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे। पीला है जिसका वस्त्र, तो आपने कहा कृष्ण, तो फिर वहां बहुब्रीहि समास हो गया। तो यहां कैसे तोड़ना में, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, तो बीच में क्या आया, है जो। अब जब हमने पढ़ा था, हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था जिसके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो देख लें एक बार विशेष्य और विशेषण का संबंध है या नहीं है। तो आपने क्या कहा, पूर्व पद है ना, पूर्व पद वो क्या होता है, विशेषण होता है। गगन को नीला बता रहा, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, गगन की। इसका मतलब गगन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और क्या विशेषता बताई जा रही है उसकी, कि भाई नीला है वो, तो ये इसका विशेषण हो गया। और देखो बच्चे किसकी विशेषता बताई जा रही है, परम आनंद, आनंद को क्वालिफाई किया जा रहा, यानी कि आनंद की विशेषता बताई जा रही है। तो आनंद कैसा है, परम है जी। यहाँ देखो वस्त्र, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि भाई अंबर कैसा है, तो आपने कहा श्वेत है जी, वाइट है। तो इसका मतलब पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अंधकूप, कूप यानी कि कुएं की विशेषता बताई जा रही है कि भाई अंधा है। अंधे का मतलब होता है जिसकी गहराई का कोई पैमाना ही नहीं है, माप ही नहीं सकते गहराई। तो अंधकूप का मतलब क्या होगा, अंधा है जो कूप। यहाँ देखिए देव की विशेषता बता रहे हैं कि वो महान है, तो महान क्या है, विशेषण है, और देव क्या है, विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध हुआ या नहीं हुआ। यहाँ देखिए पीताम्बर, तो आपने कहा वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि पीला है जो वस्त्र, मैंने लिख दिया लेकिन यहाँ था पीला है जो अंबर। क्लियर है बच्चे। यहाँ देखो और भी आप बहुत सारे उदाहरण आप दूसरा पढ़ सकते हो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो आप क्या लिखोगे, पुरुषों में है जो उत्तम। आप इसी तरह से तोड़ोगे ना, पुरुषों में
है। अच्छा, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसे तोड़ दिया, पुरुषों में है जो उत्तम, तो ये भगवान राम हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी हम यहाँ जो है पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास भी हो जाएगा। लेकिन हमें किस हिसाब से तोड़ना है, हमें तोड़ना है कर्मधारय। तो आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष, उत्तम है जो पुरुष। अब आपको यहाँ एक लाइन दिखाई दे रही होगी, एक चीज दिखाई दे रही होगी। तो आपने कहा पुरुषोत्तम उत्तम है जो पुरुष, तो आपने यहाँ देखा किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुरुष की, पहले पद की विशेषता बता रही है को। तो कई बार इसके अपवाद भी होते हैं कि पहला पद विशेष्य बन गया यहाँ और दूसरा पद जो है विशेषण हो गया। क्लियर है बच्चों? चलो, है जो के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम के समान या रूपी के उदाहरण और समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, है जो के उदाहरण देखने के बाद अब हम देखते हैं जब कर्मधारय समास का विग्रह हम करते हैं तो दोनों पदों के रूप में रूपी या के समान जैसे शब्द आते हैं। तो इन्हें और देखते हैं बच्चे। अब देखो ऊपर क्या लिखा है बच्चे, तो आपने कहा मृग नयन लिखा है। मृग यानी कि पूर्व पद हो गया और नयन यानी कि उत्तर पद हो गया। तो जब आप इसे तोड़ोगे तो किस तरह से विग्रह करते हो, तो आपने कहा मृग के समान नयन, मृग के समान नयन यानी कि हिरण के समान आंखें हैं बच्चे, मृग नयन। क्लियर है बच्चे? अब देखिए आपने कहा मुख चंद्र और यहाँ है चंद्रमुख, और दोनों का निकलता तो कुल मिलाकर यही है कि चंद्रमा के समान मुख या मुख रूपी। तो आप जब पहले वाले में करोगे तो आप क्या करोगे, मुख रूपी, मुख रूपी चंद्र या मुख के समान चंद्र यानी कि मुख सा, चेहरे सा, फेस सा दिखने वाला चंद्र। और जब नीचे आप करोगे तो आप क्या काम करोगे, चंद्रमुखी या चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख बच्चे। तो जरूरी नहीं है कि रूपी आएगा या समान आएगा। तो आपने कहा मृग के समान नयन, यहाँ क्या है, आप यहाँ भी कह सकते हो मृग रूपी नयन। रूपी का मतलब क्या होता है, के सयन। यहाँ देखा मुख के समान चंद्र या मुख रूपी चंद्र। यहाँ आप देख रहे हैं चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। और यहाँ क्या देख रहे हैं, क्रोध अग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध के समान अग्नि। तो आप क्या कहोगे, हाँ यहाँ आप कहोगे क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अब आप देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आपने कहा अग्नि की। और क्या विशेषता बताई जा रही है, तो आपने कहा क्रोध के समान है वो। तो विशेषता, विशेषण और विशेष्य का संबंध हुआ नहीं हुआ। यहाँ देखिए, तो आप यहाँ कैसे तोड़ोगे, या तो देह के समान लता तोड़ोगे या देह रूपी लता तोड़ोगे। देह रूपी लता, या तो आप विग्रह इस तरह से करोगे या देह के समान लता करोगे। घनश्याम देखिए, तो आप क्या कहोगे, घन के समान श्याम, श्याम मतलब बादल। यहाँ घन के समान, समान सॉरी, घन के समान श्याम यानी कि बादल। ठीक है, तो घन के समान श्याम या घन रूपी श्याम ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, घन श्याम। ठीक है, श्याम का मतलब यहाँ क्या हो गया, घन के समान श्याम। श्याम का मतलब क्या हो गया, काला होता है। मृग नयन देखिए, तो आप क्या कहोगे, मृग के समान। मृग नयन तो आ गया वैसे, मृग के समान नयन, ये मृग के समान नयन, इस तरह से समझ रहे हो बच्चे। विद्याधन देखिए, तो आप क्या कहोगे, विद्या के समान धन, या ये ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा अगर आप इसे ऐसे तोड़ो, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो धन की विशेषता बताई जा रही है कि धन की क्या विशेषता बताई जा रही है कि विद्या, शिक्षा, एजुकेशन के समान है। और ये एक ऐसा खर्च है, हमें बचपन से पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसे खर्च करने से और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है। आप भी देखिए, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना आप और लोगों के साथ डिस्कस करोगे अपने ज्ञान को, वो और बढ़ता जाता है, उसमें धार बनती चली जाती है। यहाँ देखिए भुजदंड, भुजदंड का मतलब क्या होगा, भुजाओं के समान यानी कि भुज के समान दंड, भुज के समान दंड। क्लियर है बच्चे, सारा समझ रहे हो। वचन अमृत देखिए, तो आप क्या कहोगे, वचन के समान अमृत, या क्या कहोगे, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत या वचन के समान अमृत, वचन के समान अमृत। यहाँ देखिए प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ऐसे तोड़ोगे ना, प्राणों के समान
प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। इसीलिए क्या बोलते हैं, भगवान राम जो है माता सीता को क्या बोलते थे, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय है। कनक लता, कनक लता वही हो गई बिल्कुल, कनक रूपी लता या कनक के समान लता। ठीक है, दोनों तोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, रूपी भी तोड़ सकते हो और के समान भी तोड़ सकते हो, बिल्कुल सेम चीज़ होती है। नरसिंह देखिए, नरसिंह आपको पता है नरों में सिंह के समान, जो नर है यानी कि मानव है उनमें जो सिंह के समान होता है वो क्या होता है, नरसिंह होता है। तो आप इसे क्या लिखोगे, नरों में सिंह के समान, सिंह के समान, तो इसे हमने क्या बोला, नरसिंह। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो चूँकि मैंने पहले भी बताया, तो आप क्या लिखोगे, देह के समान या देह रूपी लता, देह रूपी लता। क्लियर है बच्चे, कर्मधारय समास का एक एक कंसेप्ट क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। चले आगे चले बच्चे, चौथे नंबर का पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास पढ़ते हैं बच्चे। अब द्विगु समास में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी समास जितने भी पदों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद बोलते हैं बच्चे। तो द्विगु समास में भी क्या होगा, तो आपने कहा द्विगु समास में भी एक तो पूर्व पद होगा, पूर्व पद, और दूसरा जो है द्वितीय पद या उत्तर पद होगा। ठीक है बच्चे, उत्तर पद होगा, उत्तर पद। अब अगर मैं बात करूं बच्चे, इसका पूर्व पद जो है वो अप्रधान होगा बच्चे। क्या होगा, अप्रधान होगा। अप्रधान का मतलब गौण होगा बच्चे, गौण होगा। और उत्तर पद की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा बच्चे, प्रधान होगा या मुख्य होगा, या मुख्य पद होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि किस किस समास का जो पूर्व पद है वो अप्रधान होता है, तो आप क्या करोगे, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का और द्विगु समास का, यही होता है बच्चे। एक चीज़ और समझिए बच्चे, अगर मैं बात करूं तो जो अप्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है, ये बच्चे संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है ये, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। और ये किसका काम करता है बच्चे, तो आपने कहा ये विशेष्य का काम करता है। किसका काम करता है, विशेष्य का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। देखो ध्यान से, द्विगु, वहाँ द्विवि लिखा है दो, यानी कि उसमें ही संख्या आ रही है। द्विगु अगर आप बात करें, मान लो द्विगु में ही पूछ लें कि द्विगु समास में कौन सा समास है, तो द्विगु ही समास है। द्विव का मतलब दो, तो पहले वाला जो है द्विव माने दो और गो माने गाय से, दो गायों के समाहार को या दो गायों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चे, तो आपने कहा द्विव प्लस गो, यानी कि दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु बोलते हैं बच्चे। तो द्विव का मतलब होता है दो। तो अगर हम बात करें तो इसका पूर्व पद जो है प्रधान या गौण होता है, उत्तर पद जो है प्रधान या मुख्य पद होता है। अब कर्मधारय समास में भी हम देख रहे थे कि पहला पद जो है विशेषण होगा, बस यहाँ क्या अंतर है कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे संख्यावाचक विशेषण। और जो उत्तर पद है वो बच्चे वो क्या होगा, विशेषण होगा। एक चीज़ और समझते हैं, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर समूह या समाहार जैसे शब्द दिखते हैं, जैसे शब्द दिखते हैं, जैसे समझते हैं, दिखते हैं। ठीक है बच्चे, अब उदाहरण समझते हैं। आपने कहा जैसे, उदाहरण की हम बात करें, जैसे उदाहरण, तो आपने कहा सबसे पहले हम लेते हैं चौराहा, चौराहा। तो आप क्या कहोगे बच्चे, चौराहा को आप इसी तरह से तो तोड़ोगे, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, इस तरह से तोड़ोगे, या चार राहों का समाहार। आपने कहा त्रिनेत्र, अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि त्रिनेत्र जो है भगवान राम को बोलते हैं, तो त्रिनेत्र में क्या आएगा, तीन नेत्रों का समूह। ठीक है, तो त्रिनेत्र की अगर मैं बात करूं
त्रिनेत्र की, तो त्रिनेत्र में क्या होगा, 3 नेत्रों का समूह। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, और ना तो द्विगु समास ऑप्शन में है और ना ही बहुब्रीहि समास ऑप्शन में है, फिर क्या आंसर होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास हमने पढ़ लिया, तो कर्मधारय और द्विगु समास में हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर समझेंगे उससे, ठीक है। तो 54वां हो गया बच्चे। आप देखिए चारपाई, देखिए चारपाई, तो चारपाई आपने क्या देख लिया, 4 पैरों का समूह, 4 पैरों का समूह। अब चारपाई में बच्चे द्विगु समास ना होने पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। 4 पैर हैं जिसके, अब मान लो आपसे कोई कहे, हमें पता है चारपाई का मतलब 4 पैर हैं जिसके, और आपसे कोई कहे 4 पैर ले आए, तो आप वहाँ भैंस लाकर खड़ी कर दोगे क्या, या कुत्ता लाकर खड़ा कर दोगे। तो चारपाई का मतलब 4 पैरों वाली एकदम फिक्स है, तो क्या फिक्स है, चारपाई। तो द्विगु समास ऑप्शन ना होने पर वहाँ बहुब्रीहि समास भी हो जाता है बच्चे, समझ गए बच्चे। आप देखिए तिरंगा, तिरंगा तो आप क्या कहोगे, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार कह लीजिए, समूह कह लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती हैं, समाहार कह लीजिए या समूह कह लीजिए, ठीक है बच्चे। आप देखिए पंच तत्व, पंच तत्व, तो आप कैसे तोड़ते हो, 5 तत्वों का समूह, 5 तत्वों का समूह, इसी तरह से तोड़ते हैं ना, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। आप देखिए पंजाब, पंजाब, तो पंजाब क्या कह सकते हो, 5 आब का क्षेत्र या आब का समूह। आब क्या होता है बच्चे, आब होता है नदियां, सिंचित क्षेत्र, नदियां। तो 5 आब का जो समूह होता है या समाहार होता है, हम उसे क्या कहते हैं, पंजाब। आप पढ़ते भी होंगे पंजाब की 5 नदियां। द्विगु समास को नोट कीजिए बच्चे, इसका उदाहरण प्लस इसके जो है डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर समझते हैं बच्चे, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसे समझते हैं। तो आपने कहा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और इधर हम क्या लेते हैं, तो इधर लेते हैं द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है बच्चे, ये समझते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो दोनों में ये तो पक्की बात है कि पूर्व पद जो है प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों में ही ऐसा होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ इसकी बात करते हैं पहले, तो आप ये कह सकते हो कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद वो केवल संख्यावाचक विशेषण होता है, केवल संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद केवल संख्यावाचक विशेषण होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर, संख्यावाचक विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषण होता है, अन्य विशेषण। और अन्य विशेषण की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो वो प्राय गुणवाचक विशेषण होता है, प्राय, हमेशा नहीं, जनरली गुणवाचक होता है। ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं बच्चे, दूसरी बात, अगर हम इसका विग्रह करेंगे, अगर हम इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर समूह या समाहार जैसे, या समाहार जैसे शब्द या पद दिखते हैं का प्रयोग, ठीक बात है बच्चे। यहां देखिए, अगर हम इसका विग्रह करेंगे, आपने पढ़ा है अभी, विग्रह करने पर क्या दिखाई देगा, है जो, है जो, और क्या दिखाई देगा, के समान, और क्या दिखाई देगा, रूपी। इस तरह से आपको दिखाई देता है बच्चे, ठीक है। अब समझना ध्यान से बच्चे, ध्यान से समझना है। मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा त्रिलोचन, यहां लिखा मैंने त्रिलोचन, त्रिलोचन,
तो त्रिलोचन को अगर आप जो है विग्रह करोगे तो कैसे करोगे बच्चे? तो आप कहोगे तीन हैं जो लोचन, तीन हैं जो लोचन, लोचन माने आंखें। और अगर बच्चे यहाँ त्रिलोचन का विग्रह करोगे, आप यहाँ त्रिलोचन का विग्रह करोगे तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे तीन आंखों का समूह, तीन आंखों का समूह या समाहार। इसी तरह से तोड़ते हो ना बच्चे, तोड़ते हो ना। लेकिन अगर त्रिलोचन ऑप्शन में दिया हुआ है और कर्मधारय और द्विगु समास दोनों हैं तो क्या मानोगे बच्चे आप? तो आप कहोगे त्रिलोचन को हम मानेंगे द्विगु समास, आप कर्मधारय समास नहीं मान सकते। लेकिन त्रिलोचन की जगह अगर ऑप्शन में मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि त्रिलोचन में कौन सा समास है, और आपको ऑप्शन में दे दिया द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, तो अब तो आपको मानना पड़ेगा ना कर्मधारय समास है। ना बहुब्री समास ऑप्शन में दिया, क्योंकि त्रिलोचन तीन नेत्रों वाला किसे कहा जाता है ये आपको भी पता है। ना बहुब्री समास ऑप्शन में है, ना द्विगु समास में। लेकिन अगर द्विगु समास ऑप्शन में है तो बच्चे आपको कर्मधारय समास नहीं मानना। मैंने तो आपको पहले बताया संख्यावाचक अगर पहला विशेषण है तो वो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा बच्चे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे, चतुर्भुज, चतुर्भुज इस तरह से। तो आप जब इसे तोड़ते हो तो कैसे तोड़ते हो? चार हैं जो भुजाएं, चार हैं जो भुजाएं, समझ रहे हो ना। ये मैं संदर्भ इसी तरह से कर रहा हूं बच्चे, जब द्विगु समास और बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। कभी आप चतुर्भुज में कर्मधारय भी हो और द्विगु भी हो तो आप जो है कर्मधारय पे लाओ, ऐसा मत करना बच्चे। ठीक है, और अगर चतुर्भुज को आप यहां लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे चतुर्भुज को? तो आप यहां लिखोगे चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह या समाहार, इस तरह से द्विगु समास हो गया। समझ गए बच्चे? ऐसी हो सकता है, तिरंगा हो सकता है, तीन हैं जो रंग, यहाँ क्या होगा? तीन रंगों का समूह। चौराहा हो सकता है, चार हैं जो राह, चार हैं जो रास्ते, यहाँ क्या लिखोगे? चार राहों का समूह। तो द्विगु और कर्मधारय समास में क्या डिफरेंस होता है? माइनर सा डिफरेंस होता है, वो केवल मैंने आपको समझा दिया कि उसका पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। अगर 99% मामलों में देखें तो गुणवाचक विशेषण होता है, जबकि यहाँ केवल और केवल एक विशेषण होता है जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव बच्चे। चलो नोट करो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लो। और जो चैनल पर नए हो बच्चे वो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो पोस्ट। ठीक है, तो कल हम जो है द्वंद्व समास और बहुब्री समास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहो, पढ़ते रहो।